सो हेलो एवरीवन। आप लोगों ने कहा कि अगर मैं डेली पार्ट डालूँ तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ 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 स्टोरीज पे आगे शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बस 1000 ही तो करने हैं प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी का अगला चैप्टर। रात का समय था। चांदनी की हल्की रोशनी कमरे में झांक रही थी। नैन्सी ने कसमसाते हुए आदित्य की बाहों में आंखों को खोला। आदित्य को देखते ही उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान फैल गई थी। उसकी उंगलियां आदित्य के चेहरे पर धीरे धीरे चल रही थी। वह उसे देखकर उसके पास्ट के बारे में सोचने लगी थी, जिससे उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसने धीरे से खुद में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा है आदित्य। मैं जानती हूँ कि मैं अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें सब कुछ बताने का, लेकिन जब वक्त आएगा मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी, या फिर वह सच्चाई खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। उसके लहजे में एक वादा था जो कि उसने आदित्य को कर दिया था। उसने आगे कहा, मैं नहीं जानती वह कौन है, कहाँ है जिसने तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ दी थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आदित्य, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। उसने तुम्हें जितना दर्द दिया है, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे हर दर्द का बदला लूंगी। ये कहते हुए उसने आदित्य के माथे पर नरमी से चूम लिया था। उसकी गहरी सांसें आदित्य की त्वचा को छू रही थी। उसी पल आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी हल्की मुस्कान ने नैन्सी को चौंका दिया। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए शरारती लहजे में कहा, तो मैडम, सोने का फायदा उठाया जा रहा है ना? जब होश में रहती हो तब तो दूर भागती हो, और जब मैं सो रहा होता हूँ तो बेहोशी का फायदा उठा रही हो। ये तो गलत बात है ना बेबी। यह कहते हुए आदित्य ने उसके होठों पर किस कर दिया था। नैन्सी ने थोड़ा गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश करी और बोली, अच्छा, और जो तुम बात बात पर मेरा फायदा उठाते हो उसका क्या, प्यारे पतिदेव? जिस पर आदित्य ने मुस्कुराते उसे उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और चुटकी लेते हुए कहा, अरे हमारी प्यारी सी वाइफ, आखिर हम प्यारा पति देव हूँ तुम आपका, तो आपका फायदा उठाना तो मेरा हक है ना, मेरी मलकाए नूर? जिस पर नैन्सी ने घूरते हुए कहा, सीरियसली बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, और ये क्या अजीब अजीब से नाम निकालते रहते हो तुम, हर बार एक नया नाम। जिस पर आदित्य ने उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए जवाब दिया, तो नैन्या कैसा रहेगा मलफ? यह सुनकर नैन्सी सोचने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा नैन्या? जिस पर आदित्य ने प्यार से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, आदित्य और नैन्सी से मिलकर बनाएगा नैन्या ओब्रॉय। वैसे तो हमारी छोटी सी बच्ची के लिए सोचा है, मस्त है ना? यह सुनकर नैन्सी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और हल्की शर्म उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। आदित्य उसे देखता रहा। उसकी हर अदाएं जैसे उसके दिल को और छू रही थी। नैन्सी ने हैरानी से कहा, आखिर तुम हो क्या, समझ नहीं आता, ये सब कहाँ से सोचते हो? हाँ, और हाँ, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा नाम है। फिर उसे घूरते हुए कहा, लेकिन ये हमारी बच्ची अभी कहाँ से आ गई? जिस पर आदित्य ने अपने हाथों को उसके कपड़ों के अंदर ले जाते हुए कहा, अभी तो नहीं आई है, लेकिन चलो ना, प्लानिंग करते हैं। यह कहते हुए उसने उसे किस करने लगा था, जिस पर नैन्सी जल्दी से बेड से कूदते हुए बोल, बहुत मार खाओगे अगर छुआ भी तो, जब देखो तब बेशर्मी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं याद आई क्या? जिस पर आदित्य ने जल्दी से बेड से नीचे कूदते हुए कहा, अब क्या करूं, मेरी इतनी खूबसूरत बेबी मेरे सामने हो तो मैं कैसे कंट्रोल करूं? हाँ, ऑलरेडी 1 साल से दूर रही हो, इसीलिए अब तो भूल ही जाओ कि मुझसे दूर जाकर भाग पाओगी, इसीलिए चुपचाप से पास आओ। जिस पर नैन्सी ने दूसरी तरफ जाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर आदित्य ने कहा, हाँ जी प्यारी वाइफ। जिस पर नैन्सी ने आदित्य को घूरते कहा, पिट जाओगे आदित्य, बता रही हूँ मैं। जिस पर आदित्य ने कहा, आपकी मुलायम हाथों से तो मैं पिटने को भी तैयार हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जिस पर वह बस उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। जिस पर आदित्य का गुस्से से मुंह बन गया था। आखिरकार उसके रोमांटिक मोमेंट पर खलन डालने वाला कौन सा आदमी पैदा हो गया था? वहीं नैन्सी ने जल्दी से
यह सुनकर दरवाजा खोल दिया था और सामने चिराग था। उसने सर झुकाए हुए कहा, लेडी बॉस, आपकी पूरी टीम आपको ढूंढ रही है, क्या उन्हें इन्फॉर्म कर दूं? यह सुनते ही नैन्सी को याद आया और उसने अपना सिर पीटते हुए कहा, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। हाँ जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म करो और उन्हें अपने बॉस के बिला पर पहुंचने को कहो। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। जिस पर चिराग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। तभी नैन्सी को ऋषभ के फोन के बारे में याद आया। वहीं आदित्य उसे बाहों में लेने वाला था। उसने उसके चेहरे पर परेशानी देखकर पूछा, फिर से दूर जाने का इरादा बता रहा हूँ। इस बार दूर किसी भी हाल में नहीं जा सकती। जिस पर नैन्सी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए परेशानी से कहा, मुझे तुम्हें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जिसकी वजह से मैं दूर भाग रही थी ना, उस बारे में। जिस पर आदित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ तो बताओ, मुझे भी जानना है, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा दूर जाना पड़ा? मैं भी सच में जानना चाहता हूँ। जिस पर नैन्सी ने कहा, यहाँ नहीं, पहले बिला चलते हैं। और मेरे कपड़े और मेरे फ़ोन कहाँ हैं, जो मेरे पास थे? जिस पर आदित्य ने भी अब सीरियस हो गया था। उसने जल्दी से नैन्सी को उसके कपड़े और 2 फ़ोन दे दिए और फिर वह दोनों वहां से विला जाने के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के एक घने जंगल के बीचों बीच बने एक अज्ञात बेसमेंट में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी सांसों की आवाज से डर रहे थे। बेसमेंट का माहौल घुप अंधेरे से ढका हुआ था। जगह जगह पर हल्की हल्की जलती टॉर्च की लपटें एक अजीब डरावना माहौल पैदा कर रही थी। एक विशाल सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा हुआ एक काला साया नजर आ रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी जलती हुई आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी शिकारी की नजर अपने शिकार पर हो। उसके शरीर से काफी ज्यादा डरावना सा ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी के माथे से पसीने की बूंदें निकल रही थी। साथ ही वहां की भयावह ऊर्जा से वहां खड़े इंसानों के जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। कमरे में पर खड़े ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स ने चेहरों पर पसीने की बूंदें उनकी दहशत को बयां कर रही थी। सिंहासन के सामने खड़े लोगों में एक लड़की थी जो कि डर से कांप रही थी। वह लड़की वही थी जो आदित्य को पहले लेने गई थी नैन्सी से, लेकिन नैन्सी ने उसे ले जाने नहीं दिया था। उसके साथ 3 बेहद हैंडसम लेकिन रहस्यमय दिखने वाले लड़के थे जो अब चुपचाप सिर झुकाए हुए खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस साय की आंखों में देख सके। लड़की की आवाज कांपते हुए गूंजी, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन हम आदित्य को नहीं रोक पाए। उसने उसने ऋषभ को हमारे पहुंचने से पहले ही मार दिया था। इतना सुनने की देर थी कि साई का हाथ अपने सिंहासन के पास रखे हुई एक भारी सी कटार पर गया और वह साया उठ खड़ा हुआ। उसकी परछाई इतनी बड़ी और डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वहां खड़े लोग किसी राक्षस के सामने खड़े हो। उसने बिना एक पल की देरी किए हुए कटार को उठाया और उसे जोर से लड़की की तरफ फेंक दिया। कटार उसके पैरों में गहराई तक जा धसी थी। लड़की दर्द से चीख पड़ी और घुटनों के बल जाग रही। उसका खून पानी की तरह बहने लगा था। उसका चेहरा दर्द से ऐंठ गया था, लेकिन वह अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी आंखें उठाकर उस शैडो की ओर देख भी सके। साया गरजते हुए गुस्से के साथ बोला, ऋषभ मारा गया और तुम सब उसकी हिफाजत के लिए भेजे गए थे ना, और तुमने उसे मरने भेज दिया। मैं तुम्हारी नाकामियों के लिए तुम्हें जिंदा रहने दूं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? साय की आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि पूरा कमरा कांप उठा था। वहां खड़े बाकी लोग कांपते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोल सके। साया और जोर से चिल्लाया, मुझे कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अगली बार मेरी बात नहीं मानी या फिर इसी तरीके से वापस से तुम लोग नाकाम हुए, तो ये खून सिर्फ तुम्हारे पैरों से नहीं, तुम्हारे सिर से भी बहेगा। जंगल के उस घने बेसमेंट में हर तरफ खून की महक घुल रही थी।
लड़की के पैरों से बहता खून फर्श पर फैल चुका था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाए। वहां खड़े तीनों लड़के लड़की की हालत देख रहे थे, पर वे खुद इतने डरे हुए थे कि पसीने से तरबतर हो गए थे। सिंहासन पर बैठा हुआ वह साया गुस्से से कांप रहा था। उसकी गहरी लाल आंखें और तेज हो गई थी, मानो किसी का सीधा गला काटने के लिए मसल रही हूँ। उसका शरीर हल्की हल्की थरथराहट में था और कमरे का तापमान जैसे डर के कारण गिरता जा रहा था। साया की आवाज गुस्से से गूंज उठी थी, तुम सबकी औकात मेरे सामने सिर्फ मेरी मोहरों की है। अगर ये मोहरे मेरे काम के नहीं रहे तो इन्हें खत्म करने में मुझे पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। उसकी कही हुई बात को सुनकर लड़की ने दर्द से कांपते हुए फर्श पर अपने हाथ टिकाए और रुकते हुए धीमी आवाज में कहा, I'm सॉरी बॉस, मानती हूँ इस बार मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ इस बार मैं वही गलती वापस से नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर साया ने ठंडी और खतरनाक हंसी के साथ कहा, वादा? वादा वो करते हैं जिनकी जान की कोई कीमत हो, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक वक्त की मोहताज हो। साया ने गुस्से से आगे कहा, आदित्य आदित्य ने उस ऋषभ को मारा और तुम सब बस खड़े खड़े देखते रहे। क्या तुम्हें नहीं पता कि आदित्य को खत्म करना अब मेरे लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि जुनून बन चुका है? वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मैं अपनी गलती का अंत खुद करूंगा। कमरे में खड़े तीनों लड़के सिर झुकाए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक जो थोड़ा हिम्मती लग रहा था आगे बढ़ा और धीमी आवाज बोला, बॉस आप चिंता मत कीजिए, भले ही वह बेहद खतरनाक है लेकिन इस बार वह नहीं बचेगा हमारे हाथों से। जिस पर साय ने गुस्से में सिंहासन से उठकर कहा, क्या खतरनाक है वो? क्या तुम लोग भूल गए हो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक मैं हूं? अगर वह खतरनाक है ना तो मैं मौत हूं उसकी। अब उसने अपनी लंबे काले चोखे को एक झटके से लहराते हुए कहा, मुझे नहीं पता उसे जिंदा या मुर्दा लेकर आओ, लेकिन अगर तुम लोग नाकाम हुए तो अगली बार तुम्हारे सिर मेरे सिंहासन के नीचे होंगे। उसने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम्हारे घुटनों का खून मेरे इस फर्श को गंदा कर रहा है। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगली बार तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा तो मैं तुम्हारी हर चीख को संगीत बनाकर सुनूंगा, समझे तुम? उसकी बात सुनकर लड़के ने दर्द को सिर झुकाकर कहा, यस बॉस, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। साय ने अपनी उंगलियां तोड़ते हुए कहा, आदित्य को ढूंढो, उसे जिंदा पकड़ना मेरी पहली प्राथमिकता है। और अगर वह जिंदा हाथ न आए तो उसकी लाश मेरे सामने होनी चाहिए। अब जाओ, मेरी सब्र की सीमा खत्म हो रही है। लड़की और तीनों लड़के धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उसकी आंखों में डर और चेहरा पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह वहां खड़े हुए बॉडीगार्ड्स की सांसें जैसे जैसे अटक सी गई थी। किसी को भी नहीं पता था कि अगला पल उसके लिए मौत लेकर आएगा या फिर रहम। जैसे ही लड़की बाहर निकली, एक लड़के ने धीरे से कहा, हम यहाँ से बच भी पाएंगे या नहीं ये खुदा ही जाने, लेकिन इस बार अगर हमने आदित्य को नहीं पकड़ा तो हम सबका खेल तो खत्म ही है, समझो। जिस पर लड़की का चेहरा गुस्से से और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन अचानक से वह काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने गुस्से के साथ कहा, आदित्य को ना मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगी। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। निकलने की तैयारी करो, हम आज ही इंडिया जा रहे हैं। जिस पर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वही एक लड़का जो सबसे शांत और काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, उसकी आंखों का रंग अचानक से बदल गया था। तो क्या होने वाला है आगे इसमें? वहीं उस बेसैन के अंदर अंधेरे कमरे में उस लड़की और उन लड़कों की जाने के बाद वह ठंडी खामोशी में डूबा हुआ था। कमरे के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बीच में चेयर पर बैठा हुआ शख्स हर पल इस शांति को अपने अंदर के गुस्से और शैतानी सोच में तोड़ रहा था। साय की आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके हाथ चेयर के हत्थों पर कसकर जकड़े हुए थे, मानो वह किसी अदृश्य दुश्मन को चीर देने की घात में हो। उसने गहरी सांस ली और एक ठंडी पर शैतानी आवाज में कहा, आदित्य मेरे प्यारे भतीजे,
तुम्हारी उस दो कौड़ी माँ ने क्या सोचा था कि वो तुम्हें मुझसे बचा लेगी। तुम्हें छुपा कर सोचा कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा चाचा उसकी एक्सपेक्टेशन से सोच से भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। इसीलिए तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया, लेकिन तेरे अंदर तो तेरे बाप का ही खून है ना, इसीलिए तू इतने आगे पहुंच गया। लेकिन 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 तू जानता तक नहीं है, मैं तेरे हर जगह पर हूँ। तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ वो करने वाला हूँ मैं। बस तू इंतजार कर कि कब मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगी, और तू देखता जा कैसे तेरे सारे लोग तेरे ही खिलाफ होंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। उसकी आंखों की लपटें और गहरी हो गई थी। उसने एक पल के लिए अपने चारों ओर देखा, जैसे वह उस खाली बेसमेंट को अपनी शैतानी योजनाओं का गवाह बना रहा हो। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है आदित्य। तू तो अपने चाचा को भूल गया, लेकिन मेरे प्यारे भतीजे, मैं नहीं भूला तुझे। और फिर वह आगे बोला, तुम्हें छुपा कर रखा गया था, मुझे तुमसे दूर रखा गया था, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि तुम्हारा चाचा हर छुपे हुए मोहरे को ढूंढना जानता है। और अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो समझ लो कि तुम्हारे भाग्य की घड़ी आ चुकी है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी। उसने अपने सिर को पीछे झुकाया और अपनी आवाज को और गहरा कर लिया। साला, तेरे मॉम डैड पहले ही ऊपर पहुंच गए, इसलिए अब तेरी बारी है। तुम्हें भी मैं उसके पास ही ऊपर भेज दूंगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि तुमसे पहले तुम्हारी दुनिया को खत्म करूंगा। तेरे बाप, तेरी वह फैमिली जिसे तू बहुत प्यार करता है ना, तेरा प्यार जो तुझे दूर चला गया था, वो हर एक चीज जो तुझे जान से प्यारी है, तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा, और वह भी पूरी तरीके से। उसकी अंगुलियां चेहरे के हत्थों पर खरोंचने लगी थी, जैसे वह अपनी योजनाओं को पहले ही अमल में ला रहा हो। उसकी सांसें तोय हुए हो गई थी, उसकी मुस्कान और भी ज्यादा विकृत हो गई थी। आदित्य, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब देखना कैसे तुम्हारे चाचा का कहर तुम पर बरसेगा। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सपनों को भी, ये सब अब मेरा होगा, पूरी तरीके से मेरा। उसने अपनी कुर्सी से उठकर सामने रखी एक मेज पर रखे कागजों को देखा और उसने उन पर उंगली फेरते हुए कहा, अब देखो कैसे मैं तुम्हारी हर कदम को जवाब दूंगा। तुम मेरी शतरंज के प्यादे हो और इस खेल का राजा मैं हूँ। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी थी। ये एक ऐसी हंसी थी जो किसी भी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। साय के दिमाग में चल रही योजनाओं का अंधेरा अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। तभी वहां पर उसके सामने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए, ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहने हुए एक लड़का आकर साय के सामने खड़ा हो गया। वह काफी ज्यादा मिस्टीरियस और सीरियस लग रहा था। उसने हल्का सा सिर झुकाकर साय को ग्रीट किया, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस साय की बात का सुनने का वेट करने लगा। उसे देखते ही साय की आंखों में चमक आ गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम उस लड़की और उस आदित्य पर नजर रखो। अगर वह ये लोग अपने मिशन में फेल हुए तो तुम इन्हें उसके सामने पहले मार देना, और उसके बाद तुम उसे लेकर आओगे। उसे भागने का मौका मत देना। जिस पर उस लड़के, जिसकी आंखें काली लेकिन हल्की सी नीली थी, उसने अपना सिर लाया और वहां से निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया और उसके साथ ही बेसमेंट का अंधेरा और गहरा हो गया था। लेकिन साय की आंखों में जलता हुआ गुस्सा और चेहरे पर खेल थी। वह शैतानी मुस्कुराहट अब अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ युवराज ने बीच के आसपास की सारी फुटेज को हैक कर लिया था, लेकिन वह जल्दी से समझ गया था कि फुटेज को जानबूझकर वहां से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। लेकिन वह ऐसे ही हैकर वर्ल्ड का किंग नहीं था। 1 घंटे में उसने अपनी सारी फुटेज को रिकवर कर लिया गया था, लेकिन फुटेज इतनी अधिक थी कि उसे अकेले देखना नामुमकिन था। सभी ने वीडियो फुटेज को आपस में बांट लिया और देखने में जुट गए थे। माहौल गंभीर था, लेकिन तान्या की एक बात ने सभी का ध्यान खींच लिया था। तान्या ने फुटेज पर नजर गड़ाए हुए कहा, ये देखो, यहाँ पर
ये वही वोट है ना जिसमें बॉस को ले जाया गया था। बट 2 बजे के आसपास ये बॉट वापस लौट आई थी। जिस पर टिया ने गंभीर होकर कहा, हाँ हाँ फिर देखो। और बॉस को बेहोशी में वापस से बाहर निकाला गया था। और लेकिन रुको, इसमें एक और बेहोश इंसान है। इसका मतलब कि वो लोग किसी हॉस्पिटल गए होंगे, लेकिन बॉस सच में ठीक तो होंगी ना। टिया की बात सुनते ही सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। रोहन, जो अब तक ध्यान से वीडियो देख रहा था, अचानक से घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, हे भगवान, कहीं बॉस हमें छोड़कर भगवान के पास तो नहीं चली गई ना। हे भगवान, बॉस मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। आपने ऐसा क्यों किया बॉस? उसकी बात सुनते ही तान्या का पारा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने झट से एक जोरदार मुक्का रोहन के मुंह पर जड़ दिया। और तान्या ने गुस्से के साथ, ओए छछुंदर और चमकादर, अपना ना मुंह बंद करेगा या तेरी कब्र यहीं पर बनवा दूं। सच में तेरी ऐसी घटिया बात है मुंह से निकालने की हिम्मत भी कैसे हुई? मुंह बंद कर। अगर मुंह ज्यादा बकवास की ना तो यहीं पर दफना दूंगी तुझे, समझ में आया? जिस पर रोहन ने गुस्से से खड़े होते मुंह पकड़ते हुए कहा, तू चुहिया, तू मारना चाहती है क्या? ये पंच क्यों मारा मुझे? हाँ, तेरे छोटे से हाथ ने मेरी बड़ी सी नाक तोड़ दी। मैंने क्या गलत बोल दिया था? हाँ बोल मुझे। जिस पर तान्या ने आंखें तरेते हुए कहा, वो ऐसी बात है ना, तेरा पंच पेच ना ढीला हो गया था, इसीलिए मारा। सोचा शायद डर के मारे तेरे घुटनों में गया हुआ दिमाग वापस भेजे में आ जाए। यह सुनकर रोहन जल्दी से गुस्से में बोला, ओ हेलो छिपकली कहीं की, मेरे दिमाग के डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर, समझी? पता नहीं साला हाथ है कि हथौड़ा, इतना तेज कौन मारता है वे? जिस पर तान्या ने हंसते हुए कहा, अरे तेरे लिए तो हथौड़ा भी कम पड़ेगा और मारूंगी अगर तुझे फिर से बकवास की तो। जिस पर रोहन ने गुस्से के साथ कहा, अब हाथ तो लगा कर दिखा। फिर तेरे मेरे हाथ भी पीछे नहीं है। यह कहते हुए रोहन ने अपनी शर्ट की स्लीव को चढ़ानी शुरू कर दी थी। उसकी हरकत देखकर तान्या भी गुस्से के साथ अपने मुक्के को तैयार करने लगी थी और गुस्से से उठ खड़ी हो गई थी। दोनों के बीच माहौल वापस से गर्म हो गया था। तान्या ने यह देखकर घूरते हुए कहा, आजा छरकुल्ले कहीं के, देखती हूँ तेरा भीम का अवतार। हाथ लगा कर दिखा दो बस, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। जिस पर रोहन ने भी गुस्से के साथ कहा, तेरी तो छरकुल्ले क्या होता है हाँ? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और वह दोनों ही वापस से लड़ने के फुल मूड में थे। तभी टिया ने गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए कहा, स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये कंट्रोल रूम है, यहाँ कोई अखाड़ा। अगर बॉस यहाँ होती ना तो तुम्हारी ये चूहा बिल्ली की खेलना देखकर तुम्हें बाहर फेंक देती। इसलिए आपस में लड़ना बंद करो और बॉस को ढूंढना है मैं। जिस पर रोहन और तान्या ने एक दूसरे को गुस्से से घूर कर देखा। और फिर तान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, देख लेना टिया, अगली बार इसको मैं सच में गिरा दूंगी। जिस पर रोहन ने भी गुस्से के साथ कहा, तो बचेगी तो तू भी नहीं चुईया कहेगी। तभी टिया ने गुस्से से दोनों को देखते हुए कहा, चुप करो तुम दोनों, समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी सीरियस सिचुएशन आई हुई है और तुम लोग सही में कोई अगली वार नहीं होगी। अभी सभी फुटेज पर ध्यान दो वरना निकल जाओ यहाँ से। जिस पर दोनों चुप हो गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। वहीं युवराज कुछ बोलने वाला था कि तभी उनके कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला और चिराग अंदर आया। उसे देखते ही सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वही कनेक्स ने जल्दी से कहा, मिस्टर चिराग, आप यहाँ? हमारी दी कहाँ है? उन्हें आप लोग ही लेकर गए थे ना? जिस पर चिराग ने बिना कुछ कहे एक कार्ड आगे करते हुए कहा, इस जगह आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसीलिए हमारे साथ चलिए। वो लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। यह सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों के साथ में कुछ डिस्कस किया और वह लोग वहां से निकल गए। 30 मिनट में सभी आदित्य के फॉर्म हाउस पर थे। सभी लोग ही काफी ज्यादा सतर्क थे और सब कुछ चुपचाप बैठे अपने अपने आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई घोटाला हो सकता है। जिस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर बैठे हुए थे कि कहीं कुछ गलत ना हो या फिर कोई ट्रैप ना हो। इसीलिए कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि हमेशा उछल कूद करने वाला रोहन भी शांत था, सिर्फ टिया को छोड़कर, जो कि थोड़ी सी रिलैक्स लग रही थी। वह समझ गई थी कि जरूर बॉस अपनी इस राज को खोलने वाले थे। लेकिन उसके साथ कनिष्क भी थोड़ा रिलैक्स था। लेकिन क्यों, इसका तो जवाब वही जानता था।
क्या आप लोगों को इसका जवाब पता है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। वहीं थोड़ी देर बाद फार्म हाउस के बाहर आदित्य और नैन्सी की कार रुकी। कार में आदित्य हर टाइम नैन्सी को छेड़ता रहा, लेकिन उससे उस बात का जानने का भी इंतजार किया था। तभी गार्ड ने उसके कार का दरवाज़ा खोला और आदित्य बाहर आया। उसने देखा कि नैन्सी भी बाहर कदम रखने वाली है, तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे एकदम से कार के अंदर से ही अपनी बाहों में जकड़ लिया था। यह देखकर नैन्सी अचानक से हैरान हो गई थी और फिर उसने एकदम से अपने दोनों हाथों को उसके गले के चारों ओर डालते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, ओ, ये क्या कर रहे हो तुम आदित्य? नीचे उतारो मुझे। जिस पर आदित्य ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा तुम्हें नीचे उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बस तुमसे एक सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहता, बस तुमसे चिपक कर रहना चाहता हूँ। आदित्य, ये क्या बचपना है? नैन्सी ने गुस्से से यह सब सुनकर अपना सिर पीट लिया था। आदित्य प्लीज, सब छोड़, देख रहे हैं, शर्म कर लो थोड़ा सा और नीचे उतारो मुझे। जिस पर आदित्य ने सबके ऊपर नजरें उठाई तो सबने ऊपर डाली। जैसे ही उसके बॉडीगार्ड ने उसकी नजरों को देखा, वह तुरंत वहां से गायब हो गए थे। देखो, अब तो कोई भी नहीं देख रहा है ना? आदित्य ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहा। जिस पर नैन्सी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बेतुकी होती जा रही हैं। आदित्य ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, हरकत नहीं बीबी जी, इसे प्यार कहते हैं, और वो भी बेशुमार प्यार। जिस पर नैन्सी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, आई श्वेर, बहुत ही ज्यादा गंदे हो तुम। जिस पर आदित्य ने उसके होठों को जल्दी से काटते हुए कहा, जो हूँ जैसा हूँ, लेकिन अब सब बस आपका ही हूँ मेरी प्यारी बेगम, और आपको ही मुझे संभालना होगा मेरी प्यारी सी वाइफी। उसके काटने से नैन्सी ने होठों में तेज दर्द हुआ, जिससे उसने उसके सीने पर मारते हुए, तुम नहीं सुधर सकते ना सच में? और ऐसी ही नोकझोंक के बीच दोनों फार्म हाउस के अंदर एंटर हुए, और जैसे ही आदित्य और नैन्सी नोकझोंक करते हुए फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए, उनकी खिलखिलाहट से पूरे हॉल में गूंज उठी थी। लेकिन यह मुस्कान जल्द ही उनके चेहरे से गायब हो गई थी जब उन्होंने सामने का दृश्य देखा। हॉल में एक भारी सी खामोशी थी। युवराज, तान्या, रोहन सोफे पर बैठे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर हैरानी की ऐसी लगी थी जैसे उन्होंने वहां पर आदित्य और नैन्सी को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। युवराज के हाथ में पकड़ी हुई कॉफी का कप उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर चुका था। कॉफी फर्श पर फैल गई थी और उसकी नजरें आदित्य और नैन्सी पर टिकी रही थी। तान्या का मुंह तो जैसे खुला का खुला रह गया था, और शायद वहां पर एक पूरी चॉकलेट केक रखी जा सकती थी। उसे तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लग गया था। वह पलकें झपकाना ही भूल गई थी। सबसे मजेदार प्रतिक्रिया तो हमारे रोहन बाबू की थी। वह अपने हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आदित्य और नैन्सी पर पड़ी, उसने हड़बड़ाकर चिप्स का पूरा पैकेट हवा में उछाल दिया था। चिप्स उसके सिर और आसपास गिरने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें आदित्य और नैन्सी पर जैसे किसी गिद्ध की तरह टिकी हुई थी। वह अपनी जगह से कूद खड़ा हुआ था और आंखें मलने लगा था, मानो ये सपना हो। ये सच हो रहा है क्या? उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। उसने दोबारा अपनी आंखों को रगड़कर देखा, लेकिन वह सच में सच था। कनिष्क और टिया इस पूरे ड्रामे को शांत नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें तो ये सब पहले से ही पता था। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं डेली बात डालूंगी।